आपने इस समय खूब चर्चा सुन रहे होंगे E20 क्या है? ये एक नए तरह का पेट्रोल नहीं है बल्कि पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है। आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, एथेनॉल बनता कैसे है और इसका गाड़ियों पर क्या असर पड़ रहा है और साथ ही साथ सरकार को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जो सरकार इसको इतना प्रमोट कर रही है। It all begins with sustainably sourced biomass. Advanced controls ensure a precise size fuel mixture. E20 blends seamlessly with gasoline, creating a भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब कुछ राज्यों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। उस समय इसमें 5% की मिलावट की जा रही थी, मतलब पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। 2014 में फिलहाल इसकी जो ब्लेंडिंग थी वो कम होकर के लगभग 1.5 ही रह गई थी। इसकी असली रफ्तार 2018 में शुरू हुई, जब सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल ला करके 2030 तक E20 का लक्ष्य पूरा करने का टारगेट रखा। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप जारी करते हुए इस लक्ष्य को 2025-26 तक पूरा कर लिया। जून 2022 में भारत ने 10% ब्लेंडिंग हासिल कर ली थी और साथ ही साथ ये तय समय से 5 महीने पहले था। 2023-24 होते ही आंकड़ों में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई और मार्च 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा कर लिया, जो कि तय समय से लगभग 5 साल पहले था। एथेनॉल बनता कैसे, इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। एथेनॉल एक तरीके की शराब है जो पौधों से मिलकर और शुगर स्टार्च को फर्मेट करके सड़ा गला करके बनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इसमें कच्चा माल क्या-क्या लगता है, तो सबसे पहले तो गन्ने का रस, गुड़, सीरा जिसको मोलासिस कहा जाता है, उस टूटा हुआ चावल, मक्का और अनाज का बचा हुआ कुछ हिस्सा जिसको मिला करके फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन कैसे होता है? इसमें कच्चे माल को ईस्ट यानी खमीर मिलाया जाता है, जो शुगर को तोड़ करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। उसके बाद इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में इस मिश्रण को गर्म किया जाता है, जो कि एथेनॉल को अलग निकाल देता है और पानी को अलग कर देता है। उसके बाद इसको उबाला जाता है। दोनों को उबालने के लिए अलग-अलग तापमान की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसको फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस में भेजा जाता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस एक तरीके से लगभग 99% एथेनॉल को पानी से अलग कर देता है, जिससे कि वह पेट्रोल में मिलाने लायक हो जाता है। यही इथेनॉल को तेल कंपनियां पेट्रोल में 20% की मात्रा में मिला करके पेट्रोल पंपों तक पहुंचाती हैं और गाड़ियों पर इसका इस टाइम पर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कई लोग क्लेम कर रहे हैं उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो खराब हो रही हैं। इसकी सच्चाई ये है कि पुरानी गाड़ियाँ जो 2023 से पहले थी वो E10 कंपैटिबल थी, मतलब उसमें 10% अगर एथेनॉल मिलाया दिया जाए पेट्रोल में तो वो चल जाएँगी। अगर E20 मिला दिया जाए तो इसमें कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि रबड़, प्लास्टिक के पुर्जों को जल्दी घिस देते हैं। इससे रख-रखाव का खर्च बढ़ जाता है। माइलेज में थोड़ी-सी कमी आ जाती है। आमतौर पर ये माइलेज देखी गई है कि लगभग 3 से 6% की कमी आ रही है और अगर पुराने वाहन हैं तो उसमें लगभग 7 से 9% की माइलेज में कमी आ जाएगी। अब अगर बात करें कि 2023 के बाद जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसमें सभी गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया गया है। इसमें फ्यूल पंप, होज, सील, इनकी ट्यूनिंग एथेनॉल के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए इन पर असर बहुत कम देखने को मिलेगा, हालाँकि इन पे भी थोड़ा बहुत असर होगा। अब इसके सरकार कुछ फ़ायदे गिना रही है, जैसे कि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत में कमी होगी और विदेशी मुद्रा सीधे-सीधे बच जाएगी यहाँ पर। अगर बात करें किसानों को क्या फ़ायदा होना है, तो किसानों का ये जो फसल है जैसे गन्ना, मक्का, अनाज उगाने वाले किसानों को एथेनॉल के लिए जो तय दाम पर सीधी बिक्री का मौका मिल जाएगा, उससे उनको जो होने वाला नुकसान है वो बच जाएगा, साथ ही साथ उनकी आमदनी में ठीक-ठाक बढ़ोतरी हो जाएगी। माइलेज में थोड़ी-सी कमी आ जाएगी क्योंकि पेट्रोल जितनी ऊर्जा इसमें नहीं होती है। इसलिए ईंधन दक्षता, जो ईंधन का एक पावर है, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। इंजन पर इसका ठीक-ठाक असर देखने को मिल सकता है, जैसे कि लंबे समय तक इस्तेमाल में रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को टूट-फूट का खतरा बढ़ जाएगा। आपको समय-समय पर सर्विस में इनको बदलाना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर देखा जाए किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गन्ना, चावल आदि जैसे कुछ फसलों की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी, इनके भाव भी बढ़ जाएँगे। इनकी खेती अधिक की जाएगी और साथ ही साथ इनका जो मार्केट में है एक तरीके से महँगाई को भी ये सपोर्ट करेगा। और सरकार ने इसके जो फ़ायदे गिनाए हैं कि आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा हमारे पास बच जाएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आमदनी बढ़ने से ग्रामीण व्यवस्था को सहारा मिलेगा और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन में जो अंतर्राष्ट्रीय जुड़े मानक हैं, उन लक्ष्य को, उन टारगेट्स को हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। यही वजह है 2023 में जब G20 के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अगुवाई की थी, तो उसमें इसकी घोषणा की थी कि हम जल्दी से जल्दी E20 का लक्ष्य पूरा करेंगे, ताकि हम जलवायु परिवर्तन में अधिक से अधिक
सहायता कर सकें। E20 का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब सरकार का जो अगला टारगेट है वो E85 है और E100 है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहन की तरफ हमें बढ़ना होगा, सरकार का जो टारगेट है। लेकिन विशेषज्ञ चेताते आ रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।